पिछली कुछ वीडियो से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को स्टडी कर रहे थे और आज की वीडियो में हमने एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो मैट्रिसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो जिस जिस चीज़ को हम फॉलो करेंगे कि हमारे पास जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेवल से मौजूद हो सकता है और हमने जो उसका लेवल लेना है, हमने अज्यूम किया है कि हमारा इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में है तो p ऑर्बिटल के अगेंस्ट आपको ये पता होगा कि आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर l है इसकी वैल्यू 1 होती है। p ऑर्बिटल के अंदर 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका x, y और z डायरेक्शंस के साथ उस तरह से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं 3 नंबरों नामों से px, py एंड pz। और तीनों के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l से लेके +l तक वेरी करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू है वो -1 होगी। उसके बाद दूसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0 और तीसरी होगी 1। नॉर्मली हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास l और m के अगेंस्ट 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। l ने तो हमारे पास 1 ही रहना है यहाँ पे हर केस में। m हमारा -1 भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो पॉसिबिलिटी है कि m हमारा जो है वो 0 हो सकता है और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि m हमारा +1 भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इन तीनों पॉसिबिलिटीज के अगेंस्ट हमने चलना है, जिनको हम नेमली px, py और pz का भी नाम दे सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करूं उसको किसी ना किसी तरह फिजिकली भी बताऊं कि ये जो फिजिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा, अगर हम उसमें से उसका जो यहाँ पे बताया गया है कि हम इग्नोर कर देते हैं उसका स्फेरिकल पार्ट, रेडियल पार्ट सॉरी, तो रेडियल पार्ट जब हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी। रेडियल पार्ट से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में है, s में नहीं है, d में नहीं है, और उसी तरह से वो पहले शेल में, शेल का तो यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा, किस शेल में पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ वेव फंक्शन होगा। तो वो सारे हमने इग्नोर कर दिए हैं। यहाँ पे हम उन्हीं वेव फंक्शंस को फॉलो कर रहे हैं जो तीनों स्टेट्स के लिए डिफरेंट है। जो कॉमन है उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो हमारे पास जो कंबाइन वेव फंक्शन होगा वो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास y ऑफ 1 1 है, यानी जिसमें हमारे पास दोनों स्टेट्स 1 है, इसको हम 1 1 कह रहे हैं। उसमें उसके बाद y1 0 है दूसरी स्टेट है, और y1 इंटू -1 है तीसरी जो स्टेट है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने जो है वो कोई नंबर यहाँ पे लगाए हैं जिनको हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का नाम दिया। मतलब ये है कि यहाँ पे फर्ज करें कि 1/√2 आ रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ तरह की चीज़ आ रही होगी। तो ये अब हमारे पास जो बेसिस हैं वो यहाँ पे 3 ही है। नॉर्मली हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ बेसिस होते हैं, लेकिन बेस वेक्टर्स होते हैं जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन वो केसेस हमारे लिए एग्जाम के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमारे पास ये इन्फिनिट से किसी तरह फाइनाइट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब 3 ही बेसिकली स्टेट्स हैं, तो 3 ही ये बनेंगे, साई प्लस, साई नॉट और साई माइनस। साई प्लस जो है वो आपका इस वाली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साई माइनस इसको, और साई नॉट इसको। अब आपके पास जो डिफरेंट वेक्टर्स जिनके कोरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे मैट्रिसेस फाइंड करनी है, उसमें सबसे पहले है एल स्क्वायर, जो कि आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल स्क्वायर जब किसी स्टेट पे ऑपरेट होता है तो इसका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि उसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या है, एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और जब ये ऑपरेट होगा तो आपके पास आएगा एल इंटू एल प्लस 1 टाइम्स एच कट स्क्वायर,
और साथ में आपके पास L और M दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि इसकी हर जो स्टेट है वो यहाँ पे L स्क्वायर की आइगन स्टेट है और उसके डिपेंड कर रहा है कि L की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेट्स हैं इनमें तो L की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि तीनों ही आइगन स्टेट्स हैं विद सेम आइगन वैल्यू एज लॉन्ग एज L स्क्वायर इज कंसर्न। तो हम यहाँ पे L स्क्वायर की जब मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमने कैट हो या ब्रा हो, हमने इसको 2 नंबर से रिप्रेजेंट करना है। इसमें हमने L को भी रिप्रेजेंट करना है और M को भी रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हम L स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद में फिर हम दोबारा से जो हमारे पास कैट है उसके अंदर भी L भी लिखेंगे, M भी लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप ये समझ लें कि चूंकि हमने L को पहले से ही कंसीडर कर लिया कि ये 1 है, तो इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी मैट्रिक्स होगी उसमें जो पहला नंबर होगा वो 1 ही आ रहा होगा, चाहे ब्रास की बात करें चाहे कैट्स की बात करें, और ये सारी मैट्रिक्स में ये चीज होल्ड करेगी। तो यहां पे जो वेरिएशन आनी है वो सिर्फ M में आनी है। M देखें इस पूरी रो में अगर आप देखते हैं तो इस ब्रा के अंदर M की वैल्यू 1 है, और इसी तरह आप इस पूरे कॉलम में देखें तो इस कैट के अंदर M जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 है। तो इस तरह से अब हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, लेकिन मैंने उसको आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब हम क्या करते हैं, हम अब किसी एक स्टेट को लेकर चलते हैं और उसके लिए सॉल्व करते हैं और उसके लिए आपको बताते हैं कि कैसे आंसर आया। तो 1,1 ये फर्स्ट स्टेट हम कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट इसका ये वाला, ये स्टेट तो नहीं है, ये एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। तो ये 1,1, तो जब L स्क्वायर इस पे ऑपरेट होगा तो आपके पास आएगा L इंटू L प्लस 1। तो L आपके पास 1 के बराबर है तो L की जगह 1 आ गया, L प्लस 1 की जगह आपके पास 2 आ गया, आगे H कट स्क्वायर आना था और आगे यही चीज दोबारा रिपीट होनी थी। तो हम इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1,1 और ये आपके पास 2H कट स्क्वायर आ गया सिंप्लीफाई होके, और ये 1,1। तो 2H कट स्क्वायर आप बाहर निकाल लो, अंदर आपके पास ब्रा के अंदर भी वही वैल्यूज हैं जो कैट के अंदर है। तो जब ब्रा और कैट सेम हो तो आंसर 1 आता है, तो ये 2H कट स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा और ये मिला के आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 2H कट स्क्वायर। तो इस एलिमेंट को अगर आप जाके देखें आगे तो ये 2H कट स्क्वायर ही बना है यहाँ तक, और इसमें से 2H कट स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 1 बन गया। सिमिलरली आपके पास ये जो एलिमेंट है इसको भी आप सॉल्व करके देखेंगे, तो चूंकि जो आइगन वैल्यू है वो तो सिर्फ डिपेंड कर रही है L के ऊपर, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया आइगन वैल्यू सिर्फ L के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसमें M नहीं आ रहा, और L की वैल्यू सभी के लिए 1 के बराबर है। इसका मतलब है कि सभी के लिए आइगन वैल्यू जो है वो आपके पास 2H कट स्क्वायर ही आने वाली है, और जब तक वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो उनका वो करके तो आपके पास 2H कट स्क्वायर आंसर आता जाएगा। तो इनमें से 2H कट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1, 1, 1 हो जाएंगे। अब आपके पास बात रह गई बाकी एलिमेंट्स की जो कि डायगोनल के अलावा कहीं पे भी है, तो उसको आप सॉल्व करके देख लें। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक एलिमेंट एग्जांपल के तौर पे ये वाला सॉल्व कर देता हूं। तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा 1, -1 पे L स्क्वायर को, तो ये आपके पास आएगा 1, 1 पे आगे लिखना है 1, ये जो है वो ये एक स्टेट है, इसके ऊपर जब इसने अप्लाई होना है तो आपके पास आंसर आइगन वैल्यू तो वही आनी है विच इज इक्वल टू 2H कट स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको बाहर निकाल लेना है। तो मैं यहीं से इसको बाहर निकाल देता हूं और थोड़ा सा इसको पीछे भी करके लिखता हूं। तो मेरे पास आएगा 2H कट स्क्वायर आइगन वैल्यू आ गई, यहां से ये स्टेट 1, -1, और यहां से ये दूसरी स्टेट 1, 1, और ये अब ये देखें कि आपके पास ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट होगा इस तरीके से, और इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास 0 के बराबर आएगा।
तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2h कट स्क्वायर आ जाता है। उसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फाइनली हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट है ये फाइनली सॉल्व करके हमारे पास जो है इसका आंसर 0 आ रहा है। जो सॉरी ये यहाँ तक नहीं है, ये यहाँ तक है, इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप बाकी एलिमेंट्स देखें तो बाकी तमाम में भी ये जो दोनों स्टेट्स होनी है ये डिफरेंट ही रहनी है और इसका इनर प्रोडक्ट इसी तरीके से 0 ही आना है। तो इस तरह से ये तमाम एलिमेंट्स जो कि डायगोनल नहीं है इनका आंसर जो है वो बाय सिमिलर लॉजिक हमारे पास 0 आ जाना है। और फाइनली हमारे पास ये मैट्रिक्स आनी है एल स्क्वायर के अगेंस्ट। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप सिर्फ उसी स्टेट को स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर एल की वैल्यू 1 है, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 के बराबर है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, जो हम ऊपर से केस लेके चल रहे हैं, तो उस केस में जो आपके पास एल स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स आती है वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब आप इसको मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लोगे जो कि कॉलम मैट्रिक्स हो और जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2h कट स्क्वायर आ जाएगा और वही मैट्रिक्स दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तमाम पॉसिबल जो यहाँ पे आपके पास कैट्स होंगे वो इस मैट्रिक्स के जो है वो आइगन वेक्टर्स होंगे और आइगन वैल्यू 2h कट स्क्वायर होगी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमने आइगन जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास एल जी है और एल हमारा जो है वो यहाँ पे 1 है, एम एल की वैल्यू -1 0 और 1 पुट कर रहे थे जैसे पहले बताया मैंने आपको। तो हम उसी तरीके से एल जी के लिए भी ये सारा कम्बिनेशन लिखेंगे जिस तरह से हमने पहले एल स्क्वायर के लिए लिखा। यहाँ पे एल जी के लिए हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए कि एल जी जब किसी भी मैट्रिक्स पे ऑपरेट करेगा, किसी भी कैट पे ऑपरेट करेगा, तो मिसाल के तौर पे एल जी ऑपरेट कर रहा है एल और एम के ऊपर, तो यहाँ से आपके पास एम जो है वो शुरू में आ जाएगा यहाँ से और आगे एच कट आ जाएगा और आगे वही कैट दोबारा से रिपीट होगी। तो इस तरह से हर कैट जो है वो एल जी की भी यहाँ पे आइगन कैट होगी विद आइगन वैल्यू एम एच कट। और यहाँ पे मैं एम एल इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि जो नंबर यहाँ पे आ रहा होगा ना वही यहाँ आना है, तो एल लिख दूंगा साथ सबस्क्रिप्ट में तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो यहां से हम जो है वो एल जी के लिए ये मैट्रिक्स लिख चुके हैं। अब हम इसमें से पहला एलिमेंट जो है वो मैं आपको सॉल्व आउट करके बताता हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं साइड पे। तो ये हमारे पास आ गया 1 1 एल जी और आगे फिर 1 1। अब आपको पता है कि यहाँ पे हर जो कैट है वो एल जी की आइगन मैट्रिक्स है और इसको मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ 1 1 की बजाय 1 1 जब एल जी पे अप्लाई होता है तो यहाँ पे ये एल जो है ये सेकंड नंबर ये एल नहीं है 1 है, ये एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ जाएगा और साथ में एच कट आ जाएगा। एम एच कट था ना वहाँ पे बेसिक फार्मूला, तो यहाँ पे 1 एच कट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1, वो दोबारा वही कट रिपीट हो जाएगी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें एच कट आएगा, इसको बाहर निकालें तो आपके पास बनेगा अंदर 1 1 और आगे फिर 1 1। अब दो सिमिलर आपके पास स्टेट्स हैं, तो सिमिलर कैट्स हैं, तो इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 1 के बराबर होगा और यहाँ से आपके पास ये आपके पास आ रहा था एच कट, तो फाइनली आपके पास आंसर जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एच कट। तो ये जो चीज़ है इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से आपके पास एच कट बन जाएगा, उसमें से बाद में यहाँ से एच कट कॉमन लिया तो 1 बचा। उसके बाद बाकी कुछ चीज़ों को भी देख लें। अगर आप 1 0 के लिहाज से चलते हैं यहाँ से, यहीं पे मैं थोड़ी सी चेंजेस करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 1 0 आ रहा होना था, यहाँ पे फिर 1 नहीं था आना, यहाँ पे 0 आ जाना था, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे है वही यहाँ आना है और 0 ने जब बाहर आके मल्टीप्लाई होना था इस सारी चीज़ के साथ, तो यहाँ से आपके पास जो है वो अगर हम इसको कंसीडर करें तो
यहाँ से जो है ये भी ज़ीरो होना था, ये भी ज़ीरो होना था, ये भी ज़ीरो होना था और ये भी ज़ीरो होना था। तो ये दोनों तो सेम होनी थी, इनका आंसर तो 1 आना था, लेकिन यहाँ से चूंकि 0 आ जाना था एच कट की बजाय, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आना था वो इसका भी 0 के बराबर होना था। तो ये हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम कोई और सॉल्व करके देख लेते हैं जिसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरह सिमिलरिटी से बताने में शायद उतना अच्छा आइडिया ना हो आपको, तो ये चीज़ सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 1 है, एल जी है। पेन टैब पे इतनी अच्छी लिखाई नहीं आती नॉर्मली, तो ये आपको कुछ अंदाज़ा भी करना पड़ता है कि यहाँ पे ये लाइन है और ये 1 है। जब आपने पेपर में लिखना है तो कोशिश करें कि 1 को थोड़ा सा ऐसे करके लिखें ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो उसके बाद आपके पास आ गया 1 -1। अब आपके पास जब इसने इस पर ऑपरेट होना है तो ये चीज़ शुरू में आनी है आइगन वैल्यू के तौर पे, और आपके पास आना है -1 और एच कट, और अंदर 1 × -1 नहीं आएगा। अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से इसके अंदर से -h कट बाहर आ गया, और अंदर दोनों जो आपके पास स्टेट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो यहाँ से डिफरेंट स्टेट्स का प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, और 0 को -h कट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इसी सिमिलर लॉजिक से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तीनों भी, और सिर्फ ये जो 3 सेंटर वाले हैं वो इस लॉजिक से 0 नहीं हो रहे। ये किस लॉजिक से 0 है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे, कि ये इसलिए 0 है कि यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आएगी यहाँ से वो 0 होनी है, जिसने इस सारे को 0 कर देना। यहाँ से आइगन वैल्यू जो है वो -1 आएगी, वो भी मैं चलें सॉल्व कर देता हूँ आपको। तो यहाँ से हम लिखते हैं 1 -1 एल जी एंड 1 -1। तो ये अब आपके पास आइगन वैल्यू इसकी क्या आएगी, -1 एच कट आएगा, और अंदर जो है वो 1 -1 ही रहेगा। अब ये -1 एच कट बाहर आके -h कट हो जाएगा। 1 -1 को आप मल्टीप्लाई करें 1 -1 के साथ, तो आपके पास आ गया -h कट टाइम्स, ये आपके पास दोनों सिमिलर है, इनका आंसर 1 के बराबर आएगा, तो ये -h कट आ जाएगा। तो यहाँ से ये -h कट आया यहाँ तक, और आगे हमने इसमें से h कट कॉमन लिया है तो ये -1 आ गया। तो इस तरह से हमने एल जी के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली है। हमारा जो केस था जिसमें हमने एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल में अज्यूम किया हुआ था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स हैं, लैडर अप ऑपरेटर है और लैडर डाउन ऑपरेटर है। यहाँ पे लैडर अप ऑपरेटर जो है वो m की वैल्यू में 1 नंबर का इजाफा करेगा, और लैडर डाउन ऑपरेटर जो है वो m की वैल्यू में 1 का कमी करेगा। जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर l है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली हम इनके अगेंस्ट भी मैट्रिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं वही फार्मूला लगा के। यहाँ पे हमें जस्ट पता होना चाहिए कि जो l+ है इसकी आइगन वैल्यू क्या आती है। सॉरी, ये आइगन वैल्यू नहीं है, मैं इसको गलती से आइगन वैल्यू कह दिया। इसके अगेंस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये किसी कैट पे ऑपरेट होता है तो उसमें m में 1 नंबर का इजाफा होता है और साथ में क्या नंबर आ रहा है। और उसी तरह से l- जब किसी कैट के ऊपर ऑपरेट होता है तो उसमें जो है वो 1 नंबर की कमी होती है और साथ में क्या आ रहा होता है। तो ये दोनों जो रिलेशंस हैं ये हमने इस्तेमाल करने हैं इनकी मैट्रिसेस में। तो पहले हम l+ के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो सिमिलरली जैसे आपको बताया उसी तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे। जो सिमिलर कैट और ब्राज हैं उनका इनर प्रोडक्ट 1 कंसीडर करेंगे, डिफरेंट का इनर प्रोडक्ट हम 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये चीज़ √2 कट यहाँ आ रहा होगा, √2 कट यहाँ आ रहा होगा, बाकी सारा 0 होगा। इसमें से h कट कॉमन ले लें तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और सिमिलरली l- के लिए भी अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास ये मैट्रिक्स जो है वो आ जाती है √2 और इंटू √2। तो अब यहाँ पे देखें लैडर अप और लैडर डाउन ऑपरेटर जो इस केस में भी हैं वो एक दूसरे के जो है वो ट्रांसपोज के इक्वल हैं, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में देखा था। वैसे ही यहाँ पे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के लिए भी है जिसमें जो p ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने अब
मैट्रिसेस फाइंड करनी है एल एक्स के अगेंस्ट और एल वाई के अगेंस्ट। तो हमारे पास एक रिलेशन मौजूद है एल एक्स के लिए। एल एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है लैडर अप ऑपरेटर प्लस लैडर डाउन ऑपरेटर ओवर 2। तो ये हम यहाँ पे इनकी मैट्रिसेस में भी यही रिलेशन यूज कर लें। एल प्लस की जगह इसकी मैट्रिक्स पुट कर दें, एल माइनस की जगह इसकी मैट्रिक्स पुट कर दें जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है। और यहाँ से हम जो है वो यहाँ पे हमने एक काम सिर्फ किया है कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो भी बाहर कॉमन ले लिया हुआ है। जो मैट्रिसेस की वैल्यूज आई थी उनमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन नहीं था। और ये बाय 2 जो यहाँ पे है ये साथ में आ रहा है दोनों के। और जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो देखें बड़ी प्यारी सी मैट्रिक्स आई है, अगर आप गौर से देखेंगे आपको दोबारा भूलेगी नहीं कि सेंटर में 0 है और चारों कॉर्नर्स पे 0 है, बाकी सारे 1 है और साथ में एच कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है एल एक्स के अंदर। एल वाई के लिए भी आप उसका फार्मूला यूज करें, इसका फार्मूला होता है आयोटा एल प्लस माइनस एल माइनस ओवर 2। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर दें, एल प्लस की वैल्यू पुट कर दें, एल माइनस की वैल्यू पुट कर दें, आयोटा साथ में पुट कर दें, तो आपके पास जो एल वाई है इसके करस्पॉन्डिंग में ये आप सॉल्व करके इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है जिसको हम एल एक्स कह रहे हैं। और हमारे पास ये जनरल स्टेट दी गई है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपके सामने शो करता हूँ कि ये देखें कि आपके पास बेसिकली 3 स्टेट्स हैं जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 1 से, दूसरी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 0 से, और तीसरी आपके पास स्टेट है 1 -1। तो अगर इन तीनों का हमारे पास कोई लीनियर कम्बिनेशन होता है तो हमारे पास फर्ज करें कि हम यहाँ लिख लेते हैं A1 A2 एंड A3। तो ये जो है ये एक लीनियर कम्बिनेशन होगा इन तीनों स्टेट्स का और ये एक तरह से जनरल फॉर्म होगी तीनों स्टेट्स के लिए। तो मतलब ये है कि ऐसी जनरल फॉर्म होगी जिसमें तीनों स्टेट्स जो है वो इंक्लूडेड होंगी। और यहाँ पे हमने A1 A2 A3 यूज़ किए हैं, इसकी जगह हम जो है वो साई 1 साई 2 और साई 3 भी यूज़ कर सकते थे। तो ये यहाँ पे कोई नंबर्स हैं हमारे पास। ये सारा कुछ लिख के बताने का मकसद ये है कि आमतौर पे साई 1 से मुराद स्टूडेंट्स के ज़हन में ही आती है कि ये कोई वेव फंक्शन है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, आपको किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है। ये जो स्टेट असल में ये है यहाँ पे, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आपके पास साई 1 आ रहा है। इसके कोफिशिएंट जो है इसको आपने साई 2 कह दिया, जैसे A1 A2 A3 ले सकते थे आप, और यहाँ पे साई 3 कह दिया। तो मतलब ये है कि बुक के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है मैं उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब जो हमारे पास ये जो जनरल स्टेट होगी इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर ये कैट की फॉर्म में है तो हम लिखेंगे साई 1 साई 2 एंड साई 3। इससे अंडरस्टूड मुराद है कि इसके अंदर ये चीज़ शामिल है। और अगर ये कैट की फॉर्म ब्रा की फॉर्म में होती है फिर हम इसको इस तरह लिख लेंगे साई 1, और जब ब्रा की फॉर्म में आएगी इसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा साई 2, कॉन्जुगेट आएगा साई 3, कॉन्जुगेट आएगा। तो ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी साई 1 साई 2 एंड साई 3 जिनके अंदर आयोटा भी आ रहा हो सकता है, मतलब रियल हो सकती हैं या फिर इमेजिनरी हो सकती हैं। तो हम जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी ऑपरेटर की तो हमने क्या करना होता है, उसको जब हम पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में करते थे तो वहाँ पे हम लिखते थे साई स्टार एल एक्स एंड साई, और डी एक्स कर लें अगर 1 डायमेंशनल केस कर रहे हैं या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये आपके पास एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती थी जो आपको ये बताती थी कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बहुत सारी मेजरमेंट्स करें, एल एक्स के लिए बहुत सारी वैल्यूज फाइंड करें, एल एक्स को बहुत दफ़ा आप कैलकुलेट करें और उन सारी वैल्यूज़ की आप एवरेज लें, तो वो जो एवरेज वैल्यू आएगी वो इस इंटेग्रल के इक्वल होगी। यहाँ पे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ से हमने आगे जैसे मैंने बताया है कि ये हमने साई ब्रा लिखी है। उसके बाद जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर एल एक्स है इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये इसकी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एच कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ सारे 1 बन जाते हैं। तो वो h का टोवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेके हमने बाहर लिख लिया है। अंदर ये इसकी मैट्रिक्स आ गई हमारे ऑपरेटर Lx की, और ये सारा इसमें इंक्लूडेड है, ये h का टोवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड मैट्रिक्स। और उसके बाद हमारे पास कैट्स आई है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, h का टोवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक नंबर है, वो बाहर आ सकता है। और अब आपने जो है पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये पूरी लाइन जो है वो इस पूरी लाइन से पहले मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास यहाँ पे आएगा, जब आप इस पूरी लाइन को इससे मल्टीप्लाई कर रहे होगे ये दोनों जीरो हो जाएंगे। 1 को साई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास साई 2 आएगा। तो आपने इन सारे इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, और पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तीसरे वाला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो इनका मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएंगे उनको आपस में ऐड अप करना है। तो चूंकि पहले और तीसरे का आंसर तो 0 आ रहा होगा, तो दूसरे का आंसर साई 2 आ रहा होगा, तो सिंपली आंसर जो है यहाँ पे साई 2 ही बनेगा आपके पास, और यहाँ से आपके पास साई 2 आ जाएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, आपके पास यहाँ से ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे साई 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तीसरे ने तीसरे से मल्टीप्लाई होना है तो प्लस साई 3 आएगा। दूसरे वाला जो है वो चूंकि यहाँ पे 0 आ रहा है इसकी वजह से साई 2 जो है इस एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। तो ये साथ साथ मैं लिख के बता रहा हूँ, हालांकि ये सॉल्व हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोबारा लिखूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो ये आपके पास 0 है और ये 0 है और ये 1 आ रहा है। तो जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो ये मेरे पास जो 1 और साई 2 को मल्टीप्लाई करके मेरे पास साई 2 आएगा, बाकी दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे। तो ये मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है जो ये लिखी हुई है आपके सामने। अब हमने क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये तो मैंने खुद लिखा है ना आपको समझाने के लिए, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ये ज़हन में रखना है कि ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स नहीं है, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है। तो हम इसको पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से आ गया साई 1 स्टार साई 2। उसके बाद साई 2 स्टार को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा, और दरमियान में प्लस आ रहा होगा। ये बेसिक जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है उसके लिहाज से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में प्लस आता है, यहाँ भी प्लस आएगा। फिर तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, साई 3 स्टार साई 2। तो ये आपके पास जो मोमेंटम है उसके करस्पॉन्डिंग में Lx जो है, सॉरी मोमेंटम का x कंपोनेंट, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई। तो ये डिपेंड करती है कि आपकी जनरल स्टेट में साई 1 साई 2 और साई 3 की क्या वैल्यूज है, यानी आपने ये जो कैट्स लिए हैं ये स्पेसिफिक कैट्स हैं, इनके क्या कोफिशिएंट्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पे आपके जो है वो एंगुलर मोमेंटम Lx की वैल्यू डिपेंड करेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमने कम्यूट फाइंड करने हैं, जे एक्स जे वाई का कम्यूट फाइंड करना है, जे वाई जे जी का कम्यूट फाइंड करना है, उसी तरह से जे जी जे एक्स का कम्यूट फाइंड करना है। ये ब्रैकेट्स में लिखा होता है, इसको हम कम्यूट कहते हैं, या फिर इसको एल एक्स एल वाई एल जी और एल जी एल एक्स भी कह सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क बता देता हूँ आपको क्या है। जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में मैट्रिसेस की फॉर्म में होता है, वो जे एक्स और एल एक्स जो है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता मैट्रिसेस के लिहाज से या आम कैलकुलेशंस के लिहाज से। सिमिलरली जे वाई और एल वाई में कोई फ़र्क नहीं होता, और जे जी और एल जी में कोई फ़र्क नहीं होता। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ रहे हैं, आम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, छोटी मोटी जो क्वांटम में करेंगे, तो आप इनको सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए जब हम जे की बात करते हैं तो जे हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी जे के लिए हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर करके बता देते हैं आपको, जो हमारा यहाँ पे जे है, चाहे जे उसका एक्स कंपोनेंट है वाई है, बेसिकली तो हम जे को समझेंगे, उसमें हमारा जो है वो, सॉरी सिर्फ जे लिखना था, जे रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम को। और इसके अंदर जो है वो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों एंगुलर मोमेंटम शामिल हैं। ऐसे यहां पे सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम को,
और जो एल है जो हम पहले स्टडी कर रहे थे वो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। और यहाँ पे हमारे पास जे के लिए हम लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। ये एक आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में फार्मूला होता है, लेकिन ऑपरेटर्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो ऑपरेटर्स की फॉर्म में कोई मसला नहीं होता। हम जे एक्स की जगह जे एक्स के जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में वैल्यूज होती हैं वही एल एक्स की होंगी, जो जे वाई की वैल्यूज हैं वही एल वाई की होंगी, जो जे जी की वैल्यूज हैं वही एल जी की होंगी। स्पिन में थोड़ा सा फर्क आएगा। स्पिन वाले केस में सिर्फ ये होगा कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यूज तो वैसे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और मतलब ये है कि ऑर्बिटल पे डिपेंड कर रहा है। एस के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो 0 होती है। उसके बाद आपके पास जो है पी है, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो एंगुलर मोमेंटम का नंबर है एल, उसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद डी है, उसके लिए एल की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ से एल की वैल्यू बढ़ती जा सकती है, लेकिन जो स्पिन है ये आमतौर पे इसकी वैल्यूज जो है वो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आप स्टडी कर रहे हैं तो +1/2 या -1/2 ही हो सकती है। लेकिन सादा लफ्ज़ों में मतलब एक जो है वो रट्टा लगाने के लिए आपको इस डिफरेंस में पढ़ने की बजाय जो एक आम तरीका होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स समझते हैं कि जे एक्स जे वाई और जे जी में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह मतलब इनका जे एक्स एल एक्स की तरह है बिल्कुल, और एल एक्स जो है वो एस एक्स की तरह है, और जो इसी तरह से ये एस वाई और ये एस जी। आल दो के यहाँ पे हम जो है वो इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, और यहाँ पे हमारा फोकस इन दोनों पे होगा, ज़्यादा इन दोनों पे होगा, और स्पिन के लिहाज से इन तीनों पे होगा। जैसे आपके पास जे स्केयर होता है वैसे ही आपके पास एल स्केयर होता है मैट्रिसेस में, और वैसे ही आपके पास स्पिन के अगेंस्ट जो है वो एस स्केयर होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी आपको नज़र आने वाली। तो यहाँ पे भी हम यही काम कर रहे हैं कि जब हम जे एक्स जे वाई का कम्यूट फाइंड करेंगे तो हम जे एक्स की मैट्रिक्स तो हमने अभी तक फाइंड ही नहीं की, हम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे एल एक्स की, और जब हम जे वाई की वैल्यू पुट करने वाले होंगे तो हम एल वाई की मैट्रिक्स यूज़ कर लेंगे। तो ये काम हमने करना है, और कम्यूट का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जब आपके पास आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई दो ऑपरेटर्स को कम्यूट फाइंड कर रहे हैं आप, तो उसका तरीका ये होता है कि आप ने पहले उनको एक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, और जे एक्स जे वाई करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, और फिर उलट ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाई जे एक्स करेंगे। तो ये इसके कम्यूट की वैल्यू होती है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर ये ऑपरेटर फॉर्म में है, मिसाल के तौर पे आपके पास ऑपरेटर्स की कोई भी फॉर्म होती है, जैसे अगर फर्ज करें मोमेंटम होता है यहाँ पे, तो उसके लिए माइनस है एच कट पार्शल ओवर पार्शल एक्स आ रहा होता है। तो इस तरह की अगर कोई फॉर्म है, इस वक्त मुझे जे एक्स जे वाई के ऑपरेटर्स जुबानी याद नहीं है, तो इस सूरत में आपको यहाँ पे साइज रूल लेना पड़ेगा, एक आर्बिट्ररी वेव फंक्शन, और उसके लिहाज से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये मैट्रिसेस फॉर्म में लिखे होते हैं तो मैट्रिसेस के अंदर आपको कोई जो है वो कैट मैट्रिक्स साथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट इनको एज इट इज़ बगैर साई के ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही करना है कि पहले जे एक्स को जे वाई से मल्टीप्लाई करना है, और वैल्यू वही यूज़ करनी है जो हमारे पास एल वाली थी। तो ये हमारे पास जे एक्स के लिए हमारे पास 1 1 1 आ रहा था, ये वाली मैट्रिक्स जे एक्स के लिए आ रही थी, और इसके साथ अगर आप ऊपर गौर करें तो आपके पास आ रहा था एल एक्स के लिए, ये देखें एच कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा था। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें एल वाई के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास वो उसके लिए जो मैट्रिक्स आती है दैट इज एच कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके साथ मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर हम एल एक्स और एल वाई फाइंड आउट करते हैं, इसको अभी छोड़ दें, ये चीज़ समझे नहीं है, तो यहाँ पे एच कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, और एल वाई की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो ये आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा 0 आयोटा इंटू 0 इंटू माइनस आयोटा और 0 आयोटा एंड 0। तो अब यहाँ से देखें आप कि आपके पास एच कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एच कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों मिला लें अगर आप,
तो ये आपके पास एच कट का स्केयर बन जाता है, नीचे आपके पास ओवर 2 बन जाता है, और मैट्रिसेस की फॉर्म में आपके पास जो है वो ये दोनों मैट्रिसेस बचेंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्ट लिखी हुई है, एच कट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा है, दोनों मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने इस पूरी लाइन को पहले इस पूरी लाइन से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बाकी सारे जीरोज हैं, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आयोटा आ जाएगा, और बाकी जीरो ऐड होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने इस पूरी लाइन को इस पूरी लाइन से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इस पूरी लाइन को इस पूरी लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला और तीसरा इसमें जीरो है, और दूसरे वाला इसमें जीरो है, इसलिए सारा कुछ ही जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये जीरो आ रहा है। और इसी तरीके से आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद अब आपने दूसरी रो को स्टार्ट कर देना है, और इधर से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास तीनों दफ़ा जो है वो 0 0 आंसर आएगा। ये जो आपके पास आए हुए हैं तीनों जीरोस, ये भी 0 आएगा, ये थोड़ा ऊपर लगाना था, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। उसके बाद अब आपने इस रो को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों कॉलम्स के साथ। तो ये आपके पास जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आएगा, और बाकी सारा कुछ 0 हो जाएगा। उसी तरह आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, और बाकी दोनों तो हैं ही 0, तो ये भी 0 आ गया। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 इंटू माइनस आयोटा आ जाता है। तो ये आपके पास जे एक्स जे वाई की वैल्यू आ गई है, या इसको आप अपने तौर पे एल एक्स और एल वाई की वैल्यू भी कह सकते हैं। ये पेपर के लिहाज से डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया। अगर आपको एल एक्स एल वाई का कम्यूट कहा गया है तो आप यहाँ पे एल एक्स एल वाई लिख देंगे, अदरवाइज आप जे एक्स जे वाई भी लिख सकते हैं। उसके बाद एल वाई एल एक्स करना है आपने, या जे वाई जे एक्स कह लें, एक ही बात है। अब उसमें भी एच कट स्क्वायर ऑफ 2 उसी तरह आएगा, तरतीब बदल जाएगी। जाहिर है मैट्रिक्स में तरतीब बड़ी मैटर करती है, ये नहीं है कि जो मैट्रिक्स पहले है उसको आप बाद में रख लें, बाद वाली को पहले रख लें। अगर ऐसा होता तो फिर तो कम्यूट करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो अंडरस्टूड था कि कम्यूट 0 होगा। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर चूंकि ये ऑर्डर बड़ा ज़रूरी होता है, और जनरली हम कहते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो इस वजह से हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हम जो है यहाँ से इसको लिखेंगे, तरतीब बदल चुकी है। अब हमने इसकी रोज़ को इसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसी तरीके से ये आंसर आ जाना है। अब आपके पास ये जो फाइनल मैट्रिक्स आई है ये वाली, इसमें से आप, और आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आई है, इसको आप पॉजिटिव कंसीडर करें, क्योंकि इस तरतीब के लिहाज से जो आपके पास जब आप कम्यूट करते हैं, हमने यहाँ किया है जे एक्स जे, जो तरतीब यहाँ होती है ना वही तरतीब के साथ पॉजिटिव साइन आता है, उसके अपोजिट माइनस आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगी, ये नेगेटिव फॉर्म में आएगी, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो है वो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना इनको, इसमें से आप एच कट स्क्वायर ओवर 2 कॉमन ले लें और इसमें से इसको माइनस कर दें, तो आपके पास जो ये वाली मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ये भी आपके पास प्लस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अगर आप ऐड करेंगे आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, यहाँ आ गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल होकर 0 आ गया। जब आपने इसको मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे साइन चेंज करके, अब आपने ऐड करना है, आयोटा इंटू माइनस आयोटा 0 हो गया, और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा यहाँ पे -2 आयोटा आ गया। तो इस लिहाज से ये आपके पास कम्यूट का आंसर आ चुका है। इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो वो जो है वो 2 भी कॉमन ले लें, आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में से कॉमन आके, और आयोटा कॉमन आने के बाद ये आयोटा एच कट स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें से अगर आप ऐसा करें कि एक एच कट जो है वो बाहर रहने दें और एक एच कट को अंदर ले जाएं, तो आपके पास बनेगा आयोटा एच कट, और अंदर जो आपके पास बनेगा दैट इज एच कट, और 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 -1। तो ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट नहीं लगाना चाहता था, यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट ही लगाएं आप। तो ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है जे जी की। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये आयोटा एच कट जे जी के इक्वल आ जाएगा। तो सिमिलरली हमें बाकी चीज़ें यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं, और आपको जो है वो पेपर में वो भी पूछा जा सकता है, फिर आपको वही करना पड़ेगा, फिर आप ये तो नहीं कर सकते कि आप सिमिलरली कर लें।
तो आप इसी तरह शो कर सकते हैं जे वाई जे जी जो है वो एयोटा एच कट जे एक्स के इक्वल होता है, जे जी जे एक्स आपके पास एयोटा एच कट जे वाई के इक्वल होता है। और जे एक्स जे वाई और जे जी आपस में तीनों कम्यूट नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एंगुलर मोमेंटम का जो है वो एक तो टोटल वैल्यू मेजर कर सकते हैं जे स्क्वायर की वैल्यू, और चूंकि ये तीनों कम्यूट नहीं करते, इसका मतलब है इन तीनों में से एट ए टाइम सिर्फ एक की वैल्यू आपको पता लग सकती है। यानी या तो आप जे एक्स की वैल्यू मेजर करेंगे, या आप जे वाई की वैल्यू मेजर करेंगे, या जे जी की वैल्यू मेजर करेंगे। अगर आपने जे जी की वैल्यू सपोज मेजर कर ली है, तो आप जे एक्स और जे वाई की वैल्यूज मेजर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अब यहाँ पे चीज ये है कि अगर फर्ज करें इलेक्ट्रॉन का केस है, वहां पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जे स्क्वायर आ गया है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, तो हमें क्या पता कि जी एक्सिस किस डायरेक्शन में हमने लेना है। मतलब ये कि स्पेस में एक्स वाई और जी की डायरेक्शन कोई फिक्स तो नहीं होती कि आपने जो है वो एक्स जो है फॉर एग्जांपल वो जमीन के लिहाज से ऊपर कोई लेना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्स वाई और जी ऑर्बिटरी डायरेक्शन में ले सकते हैं, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि एक्स से वाई की तरफ अगर आप फिंगर्स को कर्ल करते हैं राइट हैंड की, तो थंब जो है वो जी के लॉन्ग होना चाहिए। तो मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शंस ऑर्बिटरी हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं होती। लेकिन जो एप्लीकेशन के लिहाज से है कि हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, फिर तो हमारे लिहाज से कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, और फिर हमें सिर्फ टोटल एंगुलर मोमेंटम का पता होगा, फिर ना हमें उसके एक्स कंपोनेंट का पता होगा, ना वाई का, ना जी का। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगी उसको हम जी डायरेक्शन अज्यूम करेंगे, और हम कहेंगे कि हम एल जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है उसका कंपोनेंट जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और टोटल एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट जो है वो पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, वो आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एल एक्स और एल वाई, और ये दोनों जो है इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं रहेंगी। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो एल एक्स और एल वाई जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहे होंगे, और इनके जो चीज कंजर्व रह रही होगी दैट इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। इस टोटल, इसका जो टोटल आंसर है वो आपके पास कंजर्व रह रहा होगा, कांस्टेंट रह रहा होगा। लेकिन चूंकि ये दोनों एक दूसरे में बड़ी तेजी से चेंज हो रहे होंगे, कभी एल एक्स ज्यादा हो रहा होगा, कभी एल वाई ज्यादा हो रहा होगा, इस वजह से आप इनको इंडिविजुअली मेजर नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ अपना मैग्नेटिक फील्ड के जो पैरेलल कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का वो मेजर करेंगे, और टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इन सारे कम्यूट्स की, जो कि मैंने आपको बता दी। उसके बाद सिमिलर चीजें हैं, आपने जे जी क्यूब का जो है वो शो करना है कि एच कट स्क्वायर जे जी के इक्वल होता है। तो ये आप इसको 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह जे प्लस माइनस का क्यूब 0 के बराबर होता है, इनको आप 3 दफा मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, और इसमें हमने काफी सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।